हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, अक्सर जो है बहुत सारे बच्चों का लगातार मैसेज आ रहा है ऑब्जेक्टिव्स को लेकर के। मतलब मुझे ऐसा समझ में आ रहा है कि बहुत सारे बच्चों को इस बात का प्रॉब्लम चल रहा है कि सर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कैसे हो पाएगा या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की तैयारी हम कैसे करें। ये बहुत सारे बच्चों का समस्या है, कॉमन प्रॉब्लम जिसे आप बोल सकते हैं कि सबके साथ है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का क्या किया जाए। माय डियर, एक लेक्चर में मैं आपको बता चुका हूं, आज मैं फिर जो है आप सभी को बताना चाह रहा हूं। 1 दिसंबर से 30 दिसंबर तक, 1 दिसंबर से लेकर के 30 दिसंबर तक जो आपके 30 दिन होंगे, उस 30 दिनों में हर रोज 10-10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का अलग से वीडियो बनाया जाएगा, जो शाम को शाम हर रोज शाम में, सुबह सुबह में आपका ये वीडियो आएगा और हर रोज शाम के शाम आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए अलग से वीडियो, मैं पहले भी बता चुका हूं, अलग से वीडियो आएगा जिसमें हर रोज 10 क्वेश्चन करेंगे हम लोग। इसका मतलब ये हो गया कि 30 दिनों के अंदर 300 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं आप सभी को कराने वाला हूं। उसी 300 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से में जो भी आपके एग्जाम में माय डियर क्वेश्चन आएंगे, सभी क्वेश्चन वहीं से आ जाएंगे। तो आपको कहीं से भी ऑब्जेक्टिव के लिए चिंता नहीं करना है माय डियर। एक बात समझ जाइए, चाहे आप किसी पब्लिकेशन का किताब खरीद लें, ब्रिलियंट का, टारगेट का, ज्ञान ज्योति, किसी भी पब्लिकेशन का आप किताब, ऑब्जेक्टिव किताब खरीद लेते हैं, उससे रट्टा मार लेते हैं कि ये क्वेश्चन है आंसर है, क्वेश्चन है आंसर है, क्वेश्चन है, उसमें आपका कोई पर्सनल बेनिफिट नहीं होने वाला है। ये बात आप बैठा के रखिए, आपका कोई नॉलेज गेन नहीं होने वाला। रटी रटाएं चीज़ें जो है तुरंत दिमाग से निकल जाएंगे माय डियर। और मैं आपको पहले भी बोल चुका हूँ कि जो +2 होता है वो सबसे मेन होता है। आप पूरी लाइफ में जितना जहाँ तक पढ़ाई करेंगे, आपकी आगे चल करके कोई भी कंपटीशन एग्जाम में अगर आप प्रिपरेशन करेंगे, वहाँ पे आप अटक जाएंगे जब क्वेश्चन आएगा। तो आप अभी रट्टा मार करके हो सकता है वहाँ से क्वेश्चन आए और अब कर दें, लिख दें, पर बाद में आपके लिए और समस्याएं हो सकती हैं। या तो फिर आप अपनी लाइफ का एम डिसाइड कीजिए कि नहीं, मुझे +2 के बाद कुछ नहीं करना है, या फिर अगर आगे पढ़ना है तो फिर अच्छे से पढ़ाई करके चलिए। इसलिए मैं आपको हर रोज जो 10 क्वेश्चन करवाऊंगा दिसंबर में, फुल एक्सप्लेनेशन के साथ मैं आपको बताऊंगा, हर क्वेश्चन को डिटेल में समझा कर बताऊंगा कि कैसे इसका आंसर ये दिया जाएगा या कैसे आंसर होगा। तो इसलिए आपको ऑब्जेक्टिव की चिंता बिल्कुल नहीं करनी है। अब रह गई सब्जेक्टिव की बात, तो आपको करना वही है जो मैं रोज बोलता हूं, आप बस वीडियो देखिए माय डियर। आप वीडियो देखिए, पूरा वीडियो देखिए, और देखने के बाद क्या कीजिए, अपनी कॉपी में नोट्स तैयार कीजिए। जितना भी मैं बोर्ड पे यहाँ टॉपिक लिखूंगा, बताऊंगा, समझाऊंगा, आप नोट्स जस्ट तैयार कीजिए माय डियर। अगर आप उस नोट्स को पढ़ेंगे, क्वेश्चन सारे सब्जेक्टिव वहीं से आएंगे, ऑब्जेक्टिव भी वहीं से आएंगे। पर आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि ऑब्जेक्टिव यहां से क्या आ सकता है, पर अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो हर टॉपिक में मैं ये बताता हूं कि यहां से ऑब्जेक्टिव क्या आता है, क्या आ सकता है। ये हर टॉपिक में आप देखिएगा, मैं जरूर से जरूर बताता हूं। तो वीडियो देखने से आपका ऑब्जेक्टिव भी क्लियर हो जाएगा। फिर भी मैं आप सभी के लिए अलग से ऑब्जेक्टिव के लिए वीडियो दिसंबर में कराऊंगा। दिसंबर में इसीलिए करा रहा हूं ताकि परीक्षा के नजदीक रहेगा, 1-1.5 महीना पहले होगा, ताकि जो है आपके दिमाग में सारी बातें रहे माय डियर। तो चलिए, अपना चिंता एकदम खत्म कर दीजिए और बस पढ़ाई कीजिए माय डियर। तो चलते हैं, आज का लेक्चर हम लोग माय डियर शुरू करते हैं। कल जहां तक हमने पढ़ लिया था माय डियर, उसके आगे हम लोग थोड़ा सा और पढ़ते हैं। कल हमने पढ़ लिया था, लास्ट लेक्चर में हीटिंग इफेक्ट पढ़ लिया था, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, धारा का उष्मीय प्रभाव क्या होता है वो हमने कल पढ़ लिया था। तो कई बार क्वेश्चन आता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, वहां से देखिए, मैंने अभी बोला कि हर टॉपिक से क्या ऑब्जेक्टिव बन सकता है मैं बताता हूं। जैसे कि अब हीटिंग इफेक्ट से क्या बोल देगा ऑब्जेक्टिव, कि आपसे पूछ दिया कि इलेक्ट्रिक हीटर कौन से सिद्धांत पे काम करता है, बोला हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे। आपका जो प्रेस है, प्रेस कौन से सिद्धांत पे काम करता है, बोला इलेक्ट्रिक करंट के हीटिंग इफेक्ट पे काम करता है। जो बल्ब है, बल्ब में भी क्या हुआ है, बल्ब भी गर्म हो जाता है माय डियर, वो भी हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, धारा के उष्मीय प्रभाव, इन्हीं सब सिद्धांतों पे काम करता है। तो आपके दिमाग में होना चाहिए कि चाहे प्रेस हो, चाहे हीटर हो, चाहे टेस्टर हो, या फिर चाहे आपका सोल्डिंग रॉड हो, जिसे हम सोल्डिंग करते हैं, वहां भी पिघलता है, गर्म होता है, हीट होता है, बल्ब हो, ये सब हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे काम करता है। तो अपने दिमाग में इस चीज को रखेंगे माय डियर। आज का लेक्चर हम लोग शुरू करते हैं माय डियर।
आज का लेक्चर हम लोग शुरू करते हैं। आज के लेक्चर की शुरुआत है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स न्यूमेरिकल के व्यू से। इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड पावर, इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड पावर। बोला कहाँ? तो किसी सर्किट में। बोला एक सिंपल सर्किट ड्रॉ कर लेते हैं सर। सिंपल सर्किट में क्या होगा? बोला सर एक रेजिस्टेंस होगा, एक सेल होता है और एक की होता है। ये की लगा दिया, ये सेल हो गया, ये रेजिस्टेंस हो गया। की को प्रेस करेंगे तो सर्किट में करंट आई फ्लो होगा माय डियर, ठीक। और यहाँ पे पोटेंशियल कितना होगा? V इजकल टू आई आर। ओम्स लॉ से हम जानेंगे रेजिस्टेंस में कितना पोटेंशियल होगा, कितना विभव होगा, ये रेजिस्टेंस कितना वोल्टेज लेगा, तो V इजकल टू आई आर। ओम्स लॉ से हम ये सब जानते हैं। बोला करना क्या है सर? बोला हमें बतानी है कि किसी सर्किट के अंदर कितना एनर्जी कंज्यूम होता है या कितना पावर कंज्यूम होता है, हमें ये बताना है कि किसी सर्किट में कितनी एनर्जी कंज्यूम होती है। तो बोला सर ये कैसे डिपेंड करेगा कि कितनी एनर्जी कंज्यूम हो रही है? ये तो डिपेंड करेगा इस बात पे ना कि हम क्या लगा के रखे हैं। भाई आपके घर में कितनी एनर्जी कंज्यूम हो रही है, ये किस बात पे डिपेंड करेगा कि आपने कितना बल्ब, पंखा जो है, फ्रिज, कूलर, एसी, कितने सारे आइटम्स जोड़ रखे हैं, कितना लोड आपने लगा रखा है सर्किट में। इस बात पे डिपेंड करेगा कि कितना एनर्जी कंज्यूम होगा माय डियर। तो ये ध्यान रखेंगे कि एनर्जी कितना कंज्यूम होगा, ये डिपेंड करेगा कि हम कितना लोड लगा करके रखे हुए हैं सर्किट के अंदर। बोला हमने जो है इस सर्किट में सिर्फ एक लोड लगा रखा है, एक रेजिस्टेंस लगा रखा है माय डियर सिर्फ, और रेजिस्टेंस में कितना पोटेंशियल जा रहा है? V इजकल टू आई आर जा रहा है। चलिए आगे बात करते हैं। तो सर ये एनर्जी हम कैसे निकालें? पहली बात यही निकालनी है हमें, एनर्जी निकालनी है। कैसे हम निकालें कितनी एनर्जी कंज्यूम हो रही है? तो एक बात समझिए, मैंने आपको पोटेंशियल वाले लेक्चर में समझा रखा है कि फिजिक्स का मैक्सिमम टॉपिक जब आइएगा ना तो एक एनर्जी वाले टॉपिक पे आके लटक जाता है। अगर समझने की आप कोशिश करेंगे तब हर जगह एनर्जी की बात होती है। इसका मतलब सर कि आप सर्किट में करते क्या हैं सर? चार्ज सप्लाई करते हैं। और जब चार्ज सप्लाई, तो ऐसे तो होगा नहीं, चार्ज का मूवमेंट अपने आप नहीं होगा। चार्ज को मूवमेंट कराने के लिए वर्क डन करना पड़ता है, कार्य करना पड़ता है। और मैंने आप सभी को पोटेंशियल का डेफिनेशन लिखा रखा है, बता रखा है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विभव जो होता है क्या होता है? वर्क डन अपॉन चार्ज, कार्य बटा आवेश क्या होता है? विभव होता है। यानी कि चार्ज को आपको अगर फ्लो करवाना है तो वर्क डन, कार्य करना पड़ेगा। और कार्य क्या है? कार्य क्या है? वर्क क्या है सर? एनर्जी ही तो है, एनर्जी ही तो है। तो जो भी आप वर्क करेंगे माय डियर, जो भी आप वर्क करेंगे किसके लिए? चार्ज के फ्लो करवाने के लिए। सर्किट में चार्ज फ्लो करवाना है हमको, और चार्ज ही तो यानी इलेक्ट्रॉन ही तो एनर्जी लेकर के जाता है। बोला हाँ बिल्कुल। तो आपको चार्ज को फ्लो करवाने के लिए जो भी आप वर्क डन कर रहे हैं, इन सेल के द्वारा जो वर्क डन कराया जा रहा है, वही वर्क डन क्या होगा? एनर्जी के फॉर्म में सर्किट में स्टोर होता है या एनर्जी के फॉर्म में सर्किट में कंज्यूम होता है। आप ऐसे समझ सकते हैं भाई बल्ब में कितनी एनर्जी कंज्यूम हो रही है, तो चार्ज हम जो भेज रहे हैं, तो चार्ज को भेजने में जो एनर्जी लग रहा है, जो वर्क डन करना पड़ रहा है, वही वर्क डन बल्ब में एनर्जी के फॉर्म में आ रहा है। बोला बिल्कुल सही है। तो करना क्या है? मतलब आपको अगर एनर्जी निकालनी है तो आपको क्या निकालना है? इसका मतलब वर्क डन निकालना है, कार्य निकालना है कि आप चार्ज को सप्लाई करने में कितना कार्य करते हैं। अगर कार्य मिल गया तो वही कार्य हमारा क्या है? एनर्जी होता है माय डियर। और पावर के बारे में तो कुछ सोचना ही नहीं है, ठीक। चलिए तो मान लेते हैं फटाफट। क्या मान लेते हैं? एक सेकेंड रुकिए। चलिए ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। इस वायर की वजह से प्रॉब्लम्स होती हैं कभी कभी। चलिए तो मान लेंगे इसमें, लेट क्या मान लेंगे? आर क्या है सर? आर इज रेजिस्टेंस। आर क्या है? रेजिस्टेंस। एंड V इज क्या हो जाएगा? V इज पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टेंस। एंड I इजकल टू क्या हो जाएगा? करंट फ्लोइंग इन द
सर्किट हो जाएगा। बस मान लिया है आर भी और आई मान लिया। एक लाइन लिखने में क्या जाता है, लिख लेंगे, हिंदी में लिख लेंगे। हिंदी मीडियम वाले बच्चे इधर लिख लेंगे, इधर लिख देता हूं। माना कि आर क्या है, आर प्रतिरोध तथा भी प्रतिरोध के अक्रॉस विभवांतर है। आई बराबर क्या हो जाएगा, आई क्या है, सर्किट में प्रवाहित धारा। हिंदी में लिख लेंगे, आर एक प्रतिरोध है और भी क्या है, विभवांतर है इस प्रतिरोध में, और आई क्या है, परिपथ में धारा जो प्रवाहित हो रही है, सर्किट में जो धारा प्रवाहित हो रही है माय डियर, वो आपका क्या है, आई है। बहुत छोटा सा लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, न्यूमेरिकल के लिए भी उसे और ऑब्जेक्टिव के व्यू से भी। वीडियो रोक करके लिख लेंगे हिंदी में भी। चलिए आगे बढ़ते हैं। बोला सर हम क्या जानते हैं, हमें तो सर वर्क डन निकालना है। आप क्या जानते हैं कि चार्ज इजकल टू क्या होता है, आई इंटू टी होता है। क्या होता है आई इजकल टू क्यू बाई टी। करेंट आई इजकल टू रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, आई इजकल टू क्यू बाई टी। तो क्यू इजकल टू क्या होता है सर, आई टी होता है। बिल्कुल हम जानते हैं। अब आगे क्या जानते हैं, वर्क डन हमें बताना है। तो लेट वर्क डन कहां से आएगा, पोटेंशियल से। लेट मत लिखिए, छोड़िए, क्या हो जाएगा, फिर से आप लिखेंगे, फिर से लिखिए विनोद आर्ट। पोटेंशियल V इजकल टू क्या होता है, बोला वर्क डन अपॉन चार्ज होता है। तो सर यहाँ वर्क डन इजकल टू क्या हो जाएगा, पोटेंशियल इंटू चार्ज हो जाएगा। ज़्यादा लैंग्वेज लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैं यहाँ पे एक लैंग्वेज लिख रहा था इसलिए उसे मिटा दिया, कोई ज़रूरत नहीं है उसकी। विनोद आर्ट फिर से लिखेंगे, पोटेंशियल V इजकल टू क्या होता है, वर्क डन अपॉन चार्ज होता है। तो वर्क डन इजकल क्या हो जाएगा, वर्क डन इजकल टू क्या हो जाएगा, पोटेंशियल इंटू चार्ज। ये भी क्यू जाके क्या हो जाएगा माय डियर, मल्टीप्लाई हो जाएगा। बोला ठीक है, हमें वही तो वर्क डन निकालना था। बोला करना क्या है सर, बोला कुछ नहीं करना है, बस इस क्यू की वैल्यू उठा करके यहाँ रख दीजिए, हो गया। इसका मतलब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड क्या मिलेगा सर, वर्क डन इजकल टू पोटेंशियल वैसे रह गया, और चार्ज की वैल्यू क्या लिख दूं, बोला सर आई टी लिख दीजिए। बोला हो गया सर, यही मिल गया मुझे वर्क डन। और जो वर्क डन होगा वही क्या होगा, एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी कितनी हो रही है, यही इलेक्ट्रिकल एनर्जी है। सर्किट में कितना एनर्जी कंज्यूम होगा, VIT होगा। कितना होगा, VIT होगा। वीडियो रोक करके आराम से लिख लीजिए, बहुत छोटा सा रिलेशन। Q इजकल टू IT और W इजकल टू VQ। तो Q का IT रख दीजिए वैल्यू, VIT मिल गया आपको। यानी इतनी ही एनर्जी क्या होगी, कंज्यूम होगी सर्किट में। वीडियो रोक करके लिखेंगे। बोला सर इसको दूसरे फॉर्म में लिख सकते हैं क्या, हाँ लिख सकते हैं माय डियर, बिल्कुल लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, फ्रॉम ओम्स लॉ। ओम्स लॉ से आप क्या जानते हैं, ओम्स लॉ से। बोला सर हम जानते हैं V इजकल टू IR होता है। मैंने बोला बिल्कुल सही जानते हैं आप, V इजकल टू IR होता है। इसका मतलब सर V के जगह पे IR रख सकता हूँ, मैं बोलूँगा बिल्कुल रख सकता हूँ। इसका मतलब रख दीजिए। तो V इजकल टू W इजकल टू V के जगह आप रख दीजिए सर क्या, IR, और ये रहा IT हो गया। I में I से मल्टीप्लाई करेंगे माय डियर, तो क्या हो जाएगा, I² RT। तो एक और फार्मूला मिल गया सर, I² RT। दूसरा फार्मूला मिल गया मुझे, I² RT। बोला ठीक है, क्या और फार्मूला बना सकते हैं, बोला बिल्कुल बना सकते हैं। क्या हो जाएगा कि इस फार्मूले में VIT में अभी हमने V को रिप्लेस किया है। यहाँ पे देखेंगे, इस वाले फार्मूले में V पोटेंशियल के जगह पे IR पुट कर दिया। तो यहाँ देखिए
यहाँ पे जो एनर्जी मिली है वो वोल्टेज और करंट के फॉर्म में है, यहाँ जो आपको एनर्जी मिली है वो करंट और रेजिस्टेंस में है। अब एक और हमको मिलना चाहिए, क्या? रेजिस्टेंस और वोल्टेज के बीच में एक रिलेशन मिलना चाहिए, बिल्कुल मिलना चाहिए, यहाँ रख देंगे। तो अब की बार यहाँ पोटेंशियल को रिप्लेस किए थे, अब की बार करंट को रिप्लेस कीजिए। तो बोला सर करंट I इक्वल टू V बाई आर होता है, I इक्वल टू V बाई आर। इसका मतलब इस I के जगह पे V बाई आर लिख सकता हूँ, मैंने बोला बिल्कुल लिख दीजिए, ये V वैसे रह गया और इस I के जगह पे V बाई आर लिख दीजिए और T का T रह गया। बोला बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ से आ गया एक और रिलेशन V स्क्वायर बाई आर इंटू टी, यानी कि 3 हमारे पास फॉर्मूले आ गए एनर्जी के। VIT लिख लीजिए, I स्क्वायर RT लिखिए या V स्क्वायर बाई आर इंटू टी लिखिए। तीनों में से कोई फार्मूला लिखिए, तीनों में से कोई फार्मूला हम यूज कर सकते हैं, जैसे हमारा कंडीशन होगा उसके अकॉर्डिंग यूज करेंगे। वीडियो रोक करके माय डियर लिख लीजिए। अब तीनों को चाहे तो मैं सजा दूं तीनों को एक लाइन में, बोला सजा दीजिए। VIT यहाँ लिख सकता हूँ I स्क्वायर RT, यहाँ लिख सकता हूँ V स्क्वायर बाई आर इंटू टी। ये रहा सर, एक लाइन में सारे फॉर्मूले आ गए। VIT I स्क्वायर RT या V स्क्वायर बाई आर इंटू टी, ये आ गया एनर्जी का फार्मूला। आपका सर्किट में कितनी एनर्जी कंज्यूम होगी वो इतनी होगी, VIT I स्क्वायर RT V स्क्वायर बाई आर इंटू टी। वीडियो रोक करके लिख लेंगे। चलिए मिटा देता हूँ, ओके। चलिए अब बोला सर आपको 2 चीज़ें निकालना था। मैंने बोला हाँ बिल्कुल निकालना है। क्या निकालना है? एनर्जी के साथ साथ क्या निकालना है माय डियर? बोला पावर भी निकालना है सर। तो ठीक है, पावर भी निकाल लेते हैं। अपन क्या जानते हैं माय डियर कि पावर इजकल टू जो होता है वो सर वर्क डन अपॉन टाइम होता है। सब किसी को पता है वर्क डन अपॉन टाइम पावर है, कार्य बटा समय, शक्ति बराबर कार्य बटा समय। बोला बिल्कुल सही है। इसका मतलब जहां कार्य होगा उस कार्य में वर्क में आप टाइम से डिवाइड कर दीजिए। बोला कर देंगे, पावर मिल जाएगा। इसका मतलब क्या है? पावर P इजकल टू जहां जहां वर्क है वर्क में टाइम से डिवाइड कीजिए, पावर मिल जाएगा। बोला सर यही तो वर्क था, इसमें टाइम से डिवाइड कीजिए। तो जब टाइम से डिवाइड कीजिएगा तो टाइम से टाइम कैंसिल, यहाँ भी टाइम से टाइम कैंसिल, यहाँ भी टाइम से टाइम कैंसिल। तो सर बोला पावर क्या मिल गया? तो टाइम हट गया तो क्या मिल गया? बोला VI मिल गया। यहाँ टाइम हट गया तो क्या मिल गया? बोला I स्क्वायर आर मिल गया। और वहाँ क्या बन गया? V स्क्वायर बाई आर मिल गया। तो ये रहा हमारा पावर का फॉर्मूला। इतना पावर कंज्यूम होगा सर्किट के अंदर माय डियर। लिख लेंगे ये दोनों इक्वेशंस लिख लीजिए। ऑब्जेक्टिव के व्यू से भी, ऑब्जेक्टिव में भी आपसे पूछा जा सकता है, फॉर्मूला ही ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछा जा सकता है कि किसी सर्किट में, इलेक्ट्रिकल सर्किट के अंदर कितनी एनर्जी कंज्यूम होती है। तो आप बता सकते हैं इन तीनों में से जो ऑप्शन में दिया होगा वो आप टिक कर दीजिएगा। मिटा देते हैं। चलिए यहां पे एक नोट लिख लीजिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कभी कभी पूछ देता है तो नोट लिख लेंगे माय डियर। नोट नंबर फर्स्ट, 1 हॉर्स पावर HP बोलते हैं। 1 HP का मतलब होता है 746 वाट। कितना होता है? 1 हॉर्स पावर का मतलब होता है 746, 746 वाट। कभी कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ सकता है। एक होता है कैलोरी। कैलोरी क्या होता है? ऊर्जा का CGS मात्रक है कैलोरी। एक होता है अर्ग भी है माय डियर, और एक कैलोरी भी है। कैलोरी को प्रैक्टिकल यूनिट भी बोलते हैं एनर्जी की। 1 कैलोरी इजकल टू कितना होता है? बोला सर 4.18 होता है। इसको लगभग 4.2 ले लेते हैं, 4.18 जूल होता है। और तीसरा नंबर जो कई बार एग्जाम में पूछा गया है, 1 किलोवाट घंटा। इस 1 किलोवाट घंटा को लिखा रहता है kWh। इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? kWh। 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 3600 किलो जूल। याद रखेंगे 3600 किलो जूल।
हाँ चलिए, दिख रहा है आपको, कोई दिक्कत नहीं है। 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना होता है? 3600 किलो जूल। ये किलो लगा के रखिएगा। ऑप्शन के अंदर आपको पूछेगा कि 1 किलोवाट की वैल्यू होती है और किलो नहीं दिया रहेगा, 3600 जूल दिया रहेगा। तो आपको वहाँ ध्यान देना है कि 3600 किलो जूल होगा। इसको पावर में भी कन्वर्ट किया जा सकता है, तो वैल्यू आपको याद होना चाहिए। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए लिख लेंगे माय डियर। तो जो अभी मैंने टॉपिक पढ़ाया माय डियर, इसके बेसिस पे आप किसी भी रेफरेंस बुक से, अगर आपके पास कोई रेफरेंस बुक है तो उससे 2-3 क्वेश्चन माय डियर जरूर कर लीजिएगा इस वाले क्वेश्चन के ऊपर कि किस सर्किट में कितनी एनर्जी कंज्यूम होती है। मान लीजिए हमसे एक क्वेश्चन जैसे एग्जांपल में कह दे कि सर जो है क्या है कि करंट सप्लाई कर रहे हैं, कितना करंट सप्लाई कर रहे हैं? 10 एम्पियर का करंट सप्लाई किया जा रहा है किसी तार में, कितना देर तक? बोला 5 मिनट तक। 5 मिनट तक सप्लाई किया जा रहा है किसी तार में, किसी सर्किट में। तार कह लीजिए, सर्किट कह लीजिए, किसी तार या सर्किट में कितना एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है? बोला 10 एम्पियर। कितना देर तक? बोला 5 मिनट तक सप्लाई कर रहे हैं। और तार के दोनों छोर में विभवांतर कितना है? पोटेंशियल कितना लगा दिया? बोला सर पोटेंशियल 20 वोल्ट का लगाया हुआ है। तो आपको बतानी है कि सर्किट में कितनी एनर्जी कंज्यूम होगी, कितनी एनर्जी कंज्यूम होगी। सिंपल एग्जांपल लेके पूछ रहा हूं और ये ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आया भी है, बस डेटा चेंज है। ये ए करंट की वैल्यू, वोल्टेज की वैल्यू चेंज होगी, बाकी सेम क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है। आपके एग्जाम में बोलिए कि अगर तार में अगर पोटेंशियल डिफरेंस 20 वोल्ट का है, करंट आपका 10 एम्पियर है और कितना टाइम तक करंट फ्लो करवा रहे हैं? बोला 5 मिनट तक। कितना एनर्जी कंज्यूम होगा माय डियर? बोला सर हमको भी दिया हुआ है, आई दिया है और टाइम दिया है, और एनर्जी पूछ रहा है तो हम तुरंत लगा देंगे कि नहीं लगा देंगे सर? VIT लगा देंगे। वोल्टेज दिया है, बोला कितना वोल्ट दिया है सर? 20 वोल्ट दिया है, कर देंगे। करंट सर कितना दिया? बोला 10 एम्पियर दिया है, लगा देंगे। और टाइम कितना दिया है? बोला 5 दिया हुआ है मिनट सर। जैसे ये करेंगे और क्वेश्चन ऑप्शन में आपको दिया रहेगा और ऑप्शन में जैसे देगा, जैसे कि यहाँ पे हम लाएंगे तो कितना हो जाएगा? ये 200 हो जाएगा और 200 में 5 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 1000 हो जाएगा और 1000 जूल आपका आंसर हो जाएगा आपके हिसाब से। और जैसे 1000 आप ऑप्शन में दिया रहेगा टिक करेंगे और जैसे टिक करेंगे वैसे गलती हो जाएगा। क्यों होगा माय डियर? क्योंकि आप यूनिट्स देखे ही नहीं, यहाँ पे मिनट दिया हुआ है और आपको टाइम का ऐसा यूनिट क्या होता है? मिनट होता है कि सेकंड होता है? बोला सर सेकंड होता है। तो इसका मतलब इस 5 मिनट को सेकंड में कौन कन्वर्ट करेगा? सर हम करेंगे, करना पड़ेगा हमें। इसका मतलब 5 मिनट को किस में मल्टीप्लाई कर देंगे? 60 से। जब 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तब ना आपका जा करके सेकंड में कन्वर्ट होगा, और जब सेकंड में कन्वर्ट होगा तब क्या करना पड़ेगा? तब हमारा आंसर आएगा। तो बोला सर ये कितना हो जाता है? ये 20, 25, 100, 1000 तो हो ही रहा था पहले से 1000 तो हो ही रहा था। अभी 60 से और मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये क्या हो जाएगा सर? 60,000 हो जाएगा, इतना जूल हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। देख लेता हूँ आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। चलिए कोई बात नहीं, आया बात समझ में आपको कैसे क्वेश्चन पूछता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं अगले टॉपिक पे। 5 मिनट में खत्म करेंगे नेक्स्ट टॉपिक। और जो अगला टॉपिक है वहां से बहुत रेयरली शायद ही क्वेश्चन आता है माय डियर। वेरी लेस इंपॉर्टेंट टॉपिक है नेक्स्ट टॉपिक, कलर कोड ऑफ कार्बन रेसिस्टेंस। 1 मिनट रुकेंगे, थोड़ा मैं इसमें इंक ले लूं। चलिए माय डियर, कलर कोड ऑफ कार्बन रेजिस्टेंस। कार्बन रेजिस्टेंस मतलब रेजिस्टेंस कार्बन का मेनली बना होता है, ठीक है, और उसका कोडिंग क्या कर रहा है? कलर की कोडिंग कर दी गई होती है। फटाक से समझ लेंगे, 5 मिनट में यहाँ से क्वेश्चन जल्दी आता नहीं। और आप लोगों को जानकारी के लिए बता दूं कि जो इस साल CBSE ने जो मॉडिफाई किया हुआ है अगले नेक्स्ट ईयर के एग्जाम के लिए, उसमें इस वाले टॉपिक
क्या है। सीबीएसई ने इस टॉपिक को हटा दिया, फिर बोल रहा हूँ सीबीएसई ने इस टॉपिक को हटा दिया है, कलर कोड ऑफ कार्बन रेजिस्टेंस, मतलब एक तरह से एक्स्ट्रा, ऐसे भी ये टॉपिक कोई काम का ज़्यादा है नहीं, इसे हटा दिया गया है। इसलिए बिहार बोर्ड से भी पूरी तरह संभावना है माय डियर कि यहाँ से क्वेश्चन नहीं आएगा। वैसे भी 10 साल में कहीं एक बार आ जाए तो आ जाए, नहीं तो जल्दी क्वेश्चन यहाँ से आता नहीं है। हाँ, IIT वगैरह के अंदर यहाँ से क्वेश्चन अक्सर आते हैं कार्बन रेजिस्टेंस से, ठीक है। बोला सर ये रेजिस्टेंस है, इसमें 3 बैंड होता है, 4 बैंड होता है माय डियर, ये पट्टियां हैं, ठीक। ये कोई रेजिस्टेंस है, इसमें ये 4 बैंड हैं, ABCD, 4 बैंड। 4 बैंड का मतलब 4 पट्टी, और ये 4 पट्टी अलग अलग रंग का होता है, लाल, पीला, हरा, गुलाबी, कोई अलग अलग रंग का माय डियर ये होता है। ये रेजिस्टेंस है। अब रेजिस्टेंस जो होगा वो कुछ इस तरह से हमें दिखेगा। आप मार्केट में परचेस करने जाए तो उस पर बैंड बना होता है, अलग अलग पट्टियां बनी होती है कलर की। तो बोला ये कलर की पट्टियां क्या बताती हैं, बोला कि हम देख करके सर बता देंगे कि इस रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है, इस रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है हम देख करके बता सकते हैं, जस्ट केवल रंगों को देख करके। देखिए नाम ही से पता लगे, रेजिस्टेंस बताने के लिए आपने क्या किया है, कलर की कोडिंग कर दिया। इसका मतलब यही है कि रेजिस्टेंस की वैल्यू बताने के लिए हमने कलर की कोडिंग की है, कोडिंग किया गया है कलर का, यानी कलर देख करके उसकी वैल्यू डिसाइड कर देंगे। बोला कैसे डिसाइड कीजिएगा सर, तो बोला इसके लिए ट्रिक है। क्या ट्रिक है, आपको याद रखना है, BB, ये केमिस्ट्री में भी माय डियर पढ़ना है आपको, सेम ट्रिक पढ़ना मिलेगा केमिस्ट्री में। BB रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइफ। BB रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइफ, ठीक। बोला सर ये क्या लिखा रहे हैं, ये क्या ट्रिक है, तो बोला सर ये ट्रिक सबको पता है, केमिस्ट्री में पढ़ेंगे आप, फिजिक्स में भी पढ़ने को मिलेगा, कलर कार्बन रेजिस्टेंस की कलर कोडिंग के लिए। ये ऑफ और हैज साइलेंट रहता है। ये जो सर आपने लिखा है माय डियर, ये जो मैंने लिखा है ये रंगों को बताता है। क्या बताता है माय डियर, रंगों को। B का मतलब होता है ब्लैक, यहां होता है ब्राउन, हिंदी में नहीं लिखूंगा आप इसे समझ लेंगे, ब्लैक ब्राउन। R का मतलब सबको पता है क्या होता है, बोला रेड होता है। O का मतलब क्या होता है, बोला ऑरेंज होता है। Y का मतलब क्या होता है, बोला येलो होता है, पीला होता है। ऑफ साइलेंट है, ये ग्रीन का, ग्रेट का मतलब ग्रीन है, हरा है, और इस ब्रिटेन का मतलब ब्लू है, ठीक। हैज साइलेंट है, वेरी का मतलब है वायलेट, बैंगनी कलर। गुड का मतलब है ग्रे, भूरा कलर, ग्रे कलर है, स्लेटी कलर जिसे बोलते हैं हम लोग, ग्रे कलर। और वाइफ का मतलब है वाइट कलर, वाइफ का मतलब वाइट कलर माय डियर, ठीक। इसे देखेंगे, BB रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइफ। ये ट्रिक है, ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वायलेट, ग्रे, व्हाइट, ये रंगे हैं। रंगों को हम ऐसे याद कर लेंगे। तो आप वीडियो रोक करके, मैं अलग हट जाता हूं, आराम से वीडियो रोक करके आप लिख लीजिएगा ये ट्रिक। अब इसमें बताता है कि रेजिस्टेंस की वैल्यू आप देख करके कैसे बताएंगे, तो बस इसे आप रोक के लिख लेंगे। मैं हट गया हूं, आप रोक करके लिख लीजिएगा, फिर मैं आगे चलता हूं। चलिए, अब बोला इसका क्या सर, रेजिस्टेंस निकालने का क्या लॉ है। इसका जो लॉ है वो आपको ये जानना है कि फर्स्ट 2 बैंड shows फर्स्ट 2 नंबर। पहला 2 बैंड पहले 2 नंबर को दर्शाता है, पहला 2 बैंड पहले 2 नंबर को दर्शाता है। लिख लेंगे, थर्ड बैंड shows मल्टीप्लायर,
मल्टीप्लायर को दर्शाता है, तीसरा बैंड मल्टीप्लायर को दर्शाता है, हिंदी में बोल दिया, तीसरा बैंड मल्टीप्लायर को दर्शाता है, और चौथा जो बैंड है, फोर्थ बैंड शोज टॉलरेंस। चौथा बैंड किसको दिखाता है? टॉलरेंस को। टॉलरेंस मतलब 5% आगे 5% पीछे। एग्जैक्ट मैन्युफैक्चरिंग किसी चीज़ का होता है, मान लीजिए आपको 100 सेंटीमीटर का कोई चीज़ बनाना है तो 100.1 बन जाएगा या 99.9 बन जाएगा, 0.1 मीटर कम 0.1 मीटर ज़्यादा। तो वो जो रेंज होता है ना कि एग्जैक्ट से कुछ कम एग्जैक्ट से कुछ ज़्यादा, उसी को हम लोग टॉलरेंस बोलते हैं। तो बोला ये टॉलरेंस जो होता है वो सोना चांदी में लिया जाता है, बाकी जगह टॉलरेंस नहीं लेंगे। या आप लिख लेंगे लॉज। अब बोला सर इसके बाद क्या है? यहां से क्वेश्चन 9 के बराबर मैं बोलता हूं कि आता है, फिर भी मैं सारी चीजें लिखा रहा हूं आपको। जो मैंने आपको ये रंगे लिखाई माय डियर, ब्लैक ब्राउन ऑरेंज से, इसकी नंबरिंग मैं आपको बता देता हूं। 0 से लेकर के 9 तक नंबर होता है। नंबर कितना होता है? नंबर जो होता है 0 से शुरुआत होती है, कहां तक जाता है? 9 तक। यहाँ पे जितने कलर मैं लिखा हूं माय डियर, उसमें 10 कलर मैंने लिखा है आपको। तो 10 अगर आप 0 से 9 तक जाएंगे तो 10 हो गया कि नहीं हो गया? 10 नंबर हो गए। बोला मल्टीप्लायर की सर बात बता दीजिए आप। मल्टीप्लायर का मतलब हो गया कि सर पावर, मतलब 10 के पावर 0 से शुरुआत होगा और 10 के पावर 9 तक जाएगा। ये मल्टीप्लायर की कहानी हो गई। बोला ठीक है, ये रंग हम याद कर लेंगे। बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइफ, और जो नंबरिंग की शुरुआत होगी बी से, यानी ब्लैक का नंबर क्या है? 0 है। ब्लैक ब्राउन, ब्राउन का नंबर कौन है? बोला 1 है। तो बी रॉय ऐसे आपको बताना है। तो रॉय रेड, रेड का नंबर कितना हो गया? 2। ऑरेंज का नंबर कितना हो गया? 3। ऐसे येलो का नंबर कितना हो गया? 4। ये नंबर आपको बता दिया जाएगा। और मल्टीप्लायर भी उसी के साथ में होते चले जाते हैं। अब मैं आपको देखिए क्वेश्चन में, डायरेक्ट क्वेश्चन अब यहाँ पे समझाऊंगा आपको कि एग्जाम में अगर क्वेश्चन आएगा तो क्या आएगा। बोलेगा सर कि एक रेजिस्टेंस है, ये एक रेजिस्टेंस है। चौथा बैंड आपको नॉर्मली एग्जाम में नहीं देता है तो उसकी बात नहीं करते हैं। 3 बैंड है। पहला बैंड सर बोल रहा है कि ये है रेड, ये है ब्लैक और ये है येलो। बताइए इसका रेजिस्टेंस कितना होगा? ये कितना ओम का रेजिस्टेंस है? अगर कोई रेजिस्टेंस पे हमें 3 बैंड दिखाई देता है माय डियर, और पहला 2 बैंड रेड ब्लैक है और तीसरा बैंड कौन है? येलो है, तो इसका रेजिस्टेंस की वैल्यू अगर हमें बतानी है तो बोला कैसे बताएंगे सर? अभी हमने आपके लिए लॉ लिखा, डायरेक्ट कैसे क्वेश्चन करेंगे? ऐसा ही क्वेश्चन एग्जाम में आपको आएगा माय डियर। आपको बैंड दिया जाएगा और आपसे रेजिस्टेंस पूछा जाएगा, या रेजिस्टेंस दिया जाएगा तो आपको कलर पूछ लिया जाएगा। उल्टा बिल्कुल एक जैसा है, मैं अभी बताता हूं। बोला सर रेजिस्टेंस आपसे पूछा जा रहा है तो कैसे बताएंगे? कैसे बताना क्या है? लॉ जाइए। पहला लॉ क्या बोलता है सर? कि फर्स्ट लॉ बोलता है कि पहला 2 बैंड, फर्स्ट 2 बैंड, पहला 2 बैंड 2 नंबर को रिप्रेजेंट करेगा। बोला बिल्कुल सर, पहला 2 बैंड 2 नंबर को, यानी रेड के लिए नंबर देखिए और ब्लैक के लिए नंबर देखिए कितना है। तो बोला सर अभी हम पढ़े हैं कि बी रॉय, इसमें हमारा 0 से शुरुआत होगा, 1 2 3 4, ये रहा नंबरिंग। तो सर रेड किस पे आ रहा है? रेड का नंबर है कितना? बोला 2 है। ब्लैक का नंबर कितना है? बोला सर 0 है। ये रहा सर, लिख दिया हमने। अब बोला पहला 2 बैंड 2 नंबर को दर्शाता था तो 2 नंबर हमने लिख दिया। तीसरा बैंड क्या दर्शाता है? मल्टीप्लायर को। अभी मैंने लॉ लिखा यहां पे, थर्ड बैंड रिप्रेजेंट मल्टीप्लायर। मल्टीप्लायर यानी कि तीसरा रंग कौन सा है? बोला येलो है सर। येलो रहा ये चौथे नंबर पे, तो चौथे नंबर का मल्टीप्लायर, मल्टीप्लायर मैंने मल्टीप्लाई कीजिए, और मल्टीप्लायर कितना होगा? y के लिए पावर 4 है तो 10 का पावर कितना हो जाएगा? 4। जितना नंबर होगा पावर भी 10 में वही हो जाएगा। बोला सर यही आंसर हो जाएगा, इतना ओम का रेजिस्टेंस है। बस देखिए कितना आसान है माय डियर। जस्ट ये बैंड देखना है, आपको कोडिंग याद थी, आप रेजिस्टेंस की वैल्यू बता दिए। देख करके बता दीजिए कि आपने 20,000 ओम का रेजिस्टेंस लगा हुआ है माय डियर, 20 लाख का बल्कि। ठीक है, इसका उल्टा दे सकता है एग्जाम में, आपको बोलेगा कि एक रेजिस्टेंस की वैल्यू इतनी है तो इसका कलर कोड बताइए।
तो अब अगर आपको याद है नंबरिंग, फटाक से बता देंगे कि भाई 2 किसका होता है सर, 2 रेड का होता है, 0 ब्लैक का होता है, और 10 के पावर 4 यानी 4 नंबरिंग किसका, येलो का, यानी रेड ब्लैक येलो होता है। इसी तरीके क्वेश्चन एग्जाम में आपको आते हैं। ये था कलर कोड ऑफ कार्बन रेजिस्टेंस माय डियर। आप लिखना चाहें इस एग्जाम्पल को लिख लीजिए अपनी कॉपी में। ये नंबर मल्टीप्लायर याद रखेंगे, नंबर मल्टीप्लायर आपको याद है 0 से शुरुआत होकर 9 तक, और पावर भी 0 के पावर से लेकर के 10 के पावर 0 से लेकर के 10 के पावर 9 तक होती है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे माय डियर। कम समय में सिलेबस कंप्लीट करना है 30 दिसंबर तक। जितना करा रहा हूं माय डियर, पूरा सिलेबस आपको पढ़ा रहा हूं मैं। ऐसा नहीं है कि सिलेबस में कोई चीजें छोड़ दे रहा हूं। अब इसको सीबीएसई ने हटा दिया, फिर भी मैं आप सभी को पढ़ा रहा हूं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं माय डियर, और नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। जल्दी जल्दी कोशिश करेंगे। ये सब आप कुछ कैपेसिटर में पढ़ के आ चुके हैं, बिल्कुल वही चीज कॉपी पेस्ट करनी है। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, प्रतिरोधों का संयोजन, प्रतिरोधों का संयोजन माय डियर। ठीक है, बोला कितने तरह का होगा, 2 तरह का, सीरीज पैरेलल, कैपेसिटर में पढ़ चुके हैं, यहां भी होगा। फर्स्ट नंबर होगा हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन। माय डियर समय नहीं है, बातें नहीं कर सकते, पढ़ाई करना होगा, कम समय में ज्यादा चीजें पढ़नी है। सीरीज कॉम्बिनेशन, श्रेणी संयोजन, कैपेसिटर। अगर आपको इसको अच्छे से समझना है और जल्दी समझना है तो पहले आप कैपेसिटर फटाफट समझिए। कैपेसिटर में जहां पे आपको सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन पढ़ा है, जिन बच्चों ने नहीं देखा है वो कैपेसिटर वाला वीडियो जाकर के देखिए, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। सीरीज कॉम्बिनेशन, बोला सीरीज कॉम्बिनेशन सर कैसे बोलते हैं कि ये एक रेजिस्टेंस है, बोला सर एक और रेजिस्टेंस ये भी है, ये भी एक रेजिस्टेंस है, 3 रेजिस्टेंस थे। इसका ये सेकंड इंड है, ये फर्स्ट इंड, ये सेकंड इंड, ये फर्स्ट इंड, ये सेकंड इंड, फर्स्ट इंड, ये सेकंड इंड। नंबरिंग दे दे 1 2 1 2 1 2। बोला इसका सेकंड को इसके फर्स्ट से, इसके सेकंड को इसके फर्स्ट से अगर जोड़ दीजिए, ये बन गया सीरीज कॉम्बिनेशन। मतलब करना क्या है, इसके सेकंड को इसके फर्स्ट से जोड़ना है। मतलब अब कैसे कर दूं माय डियर, ये समझाने के लिए मैंने आपको ड्रॉ किया ताकि आप सीरीज समझ जाएं क्या कैसे ड्रॉ करेंगे। ये रहा, ये रहा, ये रहा, 3 रेजिस्टेंस है। बोला खाली रेजिस्टेंस जोड़ दिए सर्किट हो गया, बोला नहीं माय डियर, सेल तो जोड़िए इसमें। तो बोला सर सेल जोड़ देंगे, ये रहा सेल। तो बोला केवल सेल जोड़ देने से डायरेक्ट सप्लाई करेंगे क्या, नहीं सर स्विच तो लगाएंगे ना। बोला स्विच भी लगा दीजिए, ये रहा स्विच हमारा। बोला ये बन गया सिंपल सर्किट हमारा। ये माइनस प्लस, यहां से जैसे की प्रेस करेंगे क्या होगा, करंट सप्लाई होगा। ये रेजिस्टेंस है R1, ये रेजिस्टेंस है R2, ये रेजिस्टेंस है R3। बोला सीरीज कॉम्बिनेशन में सर जैसे आप बटन प्रेस कीजिएगा करंट यहां से निकलेगा, रास्ता वही है, सेम रास्ता वही है, वही रास्ता आगे चलते जा रहा है, चलते जा रहा है, फिर से रास्ता मुड़ गया, वही रास्ते आते हुए आ जा रहा है। मतलब क्या देख रहे हैं सर, मतलब ये हो गया कि सीरीज कॉम्बिनेशन में जैसे हम की प्रेस करेंगे करंट फ्लो होगा और सेम करंट सभी रेजिस्टेंस में फ्लो होता हुआ चला जाएगा। कैपेसिटर याद दिला दे रहा हूं मैं, कैपेसिटर माय डियर, कैपेसिटर में जितना कैपेसिटर लगा होगा वहां चार्ज की बात करते हैं हम लोग। चार्ज जहां जाएगा सब कैपेसिटर में सेम चार्ज जाता है। सीरीज कॉम्बिनेशन में, कैपेसिटर के सीरीज कॉम्बिनेशन में सभी कैपेसिटर में चार्ज की वैल्यू सेम होती है। और जब आप करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ते हैं रेजिस्टेंसेस का कॉम्बिनेशन, तो सभी रेजिस्टेंस में करंट सेम होता है। यहां रेजिस्टेंस में करंट सेम है, वहां कैपेसिटर में चार्ज सेम है। किसमें बोला, सीरीज कॉम्बिनेशन में। यहां से याद रखने वाली क्या बात है, बिल्कुल यहां से थ्योरी मैं बोल रहा हूं, थ्योरी कभी एग्जाम में नहीं आएगा। क्या आएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनता है। न्यूमेरिकल के लिए यहां से याद रखेंगे जस्ट हमको क्या क्या याद रखेंगे माय डियर, 2 पॉइंट याद रखिए। फर्स्ट, करंट इज सेम इन ऑल रेजिस्टेंस, सभी प्रतिरोध में
धारा का मान समान रहता है। फर्स्ट पॉइंट, धारा का मान क्या सा रहेगा? समान। बोला सर धारा समान है, ठीक है, लेकिन सबका तो रेजिस्टेंस अलग अलग है ना। बोला रुकावट सबके रास्ते में अलग अलग रुकावट है, यहाँ अलग रुकावट, यहाँ अलग रुकावट, यहाँ अलग रुकावट। जब रुकावट अलग है, रेजिस्टेंस अलग है माय डियर, इसका मतलब कि यहाँ कुछ और पोटेंशियल होगा, यहाँ कुछ और पोटेंशियल ड्रॉप होगा, यहाँ कुछ और पोटेंशियल ड्रॉप होने वाला है। इसका मतलब तो ये हुआ सर कि यहाँ पे जो वोल्टेज होगा V, वो होगा सर IR1, यहाँ पे जो वोल्टेज होगा V2 वो होगा सर IR2, और यहाँ पे जो वोल्टेज होगा V3 वो होगा सर IR3। ओम्स लॉ से V इक्वल टू IR। तो ये V1 हो गया, अलग अलग वोल्टेज, सबके में अलग अलग वोल्टेज होगा, क्योंकि सबका रेजिस्टेंस अलग अलग है, रुकावट अलग अलग है, तो एनर्जी भी अलग अलग कंज्यूम करेगा। तो यहाँ IR1, यहाँ IR2, IR3। बोला सर I सब में सेम क्यों है? क्योंकि अभी देखा हमने करंट क्या है, सब में सेम। करंट सेम है तो क्या अलग है माय डियर? वोल्टेज लिख देते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस लिख लीजिए, चाहे वोल्टेज लिख लीजिए। वोल्टेज इज डिफरेंट, एक शब्द लिखूंगा, वोल्टेज इज डिफरेंट, समझ जाएंगे। विभवांतर क्या होगा? वोल्टेज क्या होगा? अलग अलग। हिंदी में लिख लेंगे, वोल्टेज क्या होगा? अलग अलग। बस इतनी सी बात आप याद रखनी है। ये फर्स्ट पॉइंट, ये सेकेंड पॉइंट, ठीक है माय डियर। चलिए इसे मैं मिटा रहा हूं, आराम से लिख लीजिएगा, करंट सेम और वोल्टेज डिफरेंट। बोला सर हम कॉम्बिनेशन पढ़ते क्यों हैं? कॉम्बिनेशन में क्या निकालना होता है? तो बोला कॉम्बिनेशन में हमें समतुल्य निकालना होता है, इक्विवेलेंट निकालना होता है। मतलब कि यहाँ पे किसका इक्विवेलेंट निकालेंगे? बोला इन तीनों रेजिस्टेंस का। मतलब ये तीन रेजिस्टेंस लगे हुए थे सीरीज में, इन तीनों को हटा दीजिए, फेंक दीजिए निकाल के, एक रेजिस्टेंस लगा दीजिए, सिंगल एक रेजिस्टेंस, वो उसी तरह से वर्क करे, उसी तरह से एनर्जी को रुकावट पैदा करे जिस तरह से ये तीनों मिल करके कर रहे थे, रास्ते में रुकावट कर रहे थे। तो इसका मतलब ये हो गया माय डियर, इन तीनों को हटाइए, एक रेजिस्टेंस लगाइए, तो उस एक रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी होगी? कितनी होगी? उसी को समतुल्य बोलते हैं, इक्विवेलेंट, यानी इनके बराबर वर्क करना चाहिए माय डियर। तो वही रेजिस्टेंस मैंने बोला है, जो बच्चे लगातार वीडियो देख रहे हैं, कैपेसिटर वाला कॉम्बिनेशन देख के बैठे हुए हैं, वहां उनको पता है कि सर अगर आपको इक्विवेलेंट निकालना होता है तो आपके पास एक ही बहुत आसान, बहुत शॉर्ट ट्रिक है। क्या? जो अलग अलग है सबको जोड़ दीजिए, बात खत्म। जैसे अलग अलग है सबको जोड़िए। बोला सर यहाँ क्या अलग अलग था? बोला माय डियर पोटेंशियल अलग अलग है, यहाँ का पोटेंशियल V1 है, यहाँ का V2, यहाँ V3। अगर जो भी पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट मैं पोटेंशियल में पढ़ा चुका हूँ, पोटेंशियल एक तरह की एनर्जी है, यहाँ से जो सेल से एनर्जी निकलेगी वही एनर्जी तो आपका ये सब कंज्यूम करेंगे, कहीं और से तो एनर्जी आएगी नहीं माय डियर। इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ जो एनर्जी है, यहाँ जो एनर्जी है, यहाँ जो एनर्जी है, सबको जोड़ देंगे तो इसके एनर्जी के बराबर होना चाहिए। बोला इसके पास एनर्जी कितनी है? जितनी हमारे पास थी, ये भी वो भी है हमारे पास, यानी कि जो अलग अलग है सबको जोड़ दीजिए, यानी कि V इक्वल टू क्या हो जाएगा माय डियर? V1 प्लस V2 प्लस V3 हो जाएगा। और V आपका टोटल वोल्टेज है, तो ओम्स लॉ से V इक्वल टू IR होता है सर, V इक्वल टू IR। तो टोटल वोल्टेज है तो टोटल करंट इंटू टोटल रेजिस्टेंस, तो टोटल रेजिस्टेंस ही हमारा क्या है? समतुल्य प्रतिरोध है। वही ना हटाना है हमको, तीनों की जगह एक लगाना है। तो ये रहा R इक्विवेलेंट। बोला सर V1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? IR1, V2 इक्वल टू IR2 और V3 इक्वल टू, बोला सर IR3। बोला I है कॉमन निकल के कट जाएगा। सर समतुल्य प्रतिरोध मिल चुका है मुझे, R1 प्लस R2 प्लस R3 डैश डैश चलता चला जाएगा। ये रहा सर समतुल्य प्रतिरोध। यानी कि सीरीज कॉम्बिनेशन में माय डियर आपको करना यही है कि सभी प्रतिरोध को जोड़ दीजिए, सारे रेजिस्टेंसेस को जोड़ दीजिए, इक्विवेलेंट मिल जाएगा। बिल्कुल कैपेसिटर का उल्टा। कैपेसिटर के सीरीज में 1 में करके आता है, यानी कैपेसिटर का जो पैरेलल होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में C1 है, वहां पे रेजिस्टेंस के केस में वो काम हम लोग सीरीज के साथ करते हैं, R1 प्लस R2 प्लस R3 कर देते हैं। ये रहा हमारा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आ गया है। क्या सेम होता है? बोला करंट सेम होता है। क्या अलग होता है? वोल्टेज सेम अलग होता है। और इक्विवेलेंट का फॉर्मूला है R1 प्लस R2 प्लस R3। इन सारे को जोड़ दीजिए, किस केस में? सीरीज में। बस इतनी से बात हमें याद रखनी है, कहीं कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। नेक्स्ट माय डियर, वीडियो रोकिए, आराम से लिखिए।
आप सभी से रिक्वेस्ट है कि मैं जितनी एनर्जी के साथ, मैं जितनी मेहनत के साथ ये वीडियोज़ बना रहा हूँ, कर रहा हूँ, इसका रिजल्ट मुझे मिलना चाहिए। 80+ मार्क्स आप सभी के आने ही आने चाहिए माय डियर, और आएगा बशर्ते आप सारा का सारा वीडियो कंप्लीट देखिए। मैं जितना मेहनत कर रहा हूँ उतना आप भी कीजिए माय डियर। बस आपके मार्क्स फिक्स हैं 80+, 90+ भी मार्क्स आपका जा सकता है। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। सेकंड नंबर पैरेलल कॉम्बिनेशन, फटाफट कर लेते हैं। पैरेलल कॉम्बिनेशन माय डियर, समांतर संयोजन। बोला ठीक है सर, इसमें क्या करना है? बोला पैरेलल में जोड़ देना है। ये रहा, पैरेलल में कैसे जोड़ते हैं माय डियर? कैपेसिटर अगर आप पढ़े हैं तो कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। ये रहा पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल में क्या करते हैं सर कि जितने भी रेजिस्टेंस होते हैं सबके एक छोर को एक जगह पर और दूसरे छोर को दूसरे जगह पर जोड़ दीजिए, यानी ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे? देखिए इस रेजिस्टेंस का फर्स्ट ये फर्स्ट है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड टर्मिनल है, ये सेकंड टर्मिनल है, ये सेकंड टर्मिनल है। तो तीनों रेजिस्टेंसेस के सेकंड को एक पॉइंट पे और फर्स्ट को हमने एक पॉइंट पे ऐड कर दिया, और इन दोनों पॉइंट्स के बीच में, यानी अगर ये पॉइंट है ये बी पॉइंट है, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में हमने क्या कनेक्ट कर दिया? एक सेल जोड़ दिया है माय डियर। बस ये माइनस प्लस की प्रेस करेंगे, करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा। बोला सर क्या होगा? करंट फ्लो होगा तो जरा देखेंगे। करंट जैसे सर बैटरी से निकलेगा, सेल से निकलेगा, आगे जाएगा ए पे पहुंचेगा। अब जैसे ए पे करंट पहुंचा माय डियर, उसके बाद देख रहा है करंट यहां बैठ के कि यार मेरे पास तो 3 रास्ते हैं जाने के लिए, तो क्या करेगा? अपने को 3 हिस्से में डिवाइड कर देगा। क्या करेगा? ये करंट खुद को 3 पार्ट में डिवाइड कर देगा और तीनों रास्तों में क्या हो जाएगा माय डियर? बंट जाएगा। ये जो करंट आई है जैसे ए पे पहुंचेगा, ए से आगे जाने के लिए 3 रास्ते हैं, एक इधर एक इधर एक नीचे, तो क्या हो जाएगा? करंट तीनों में बंट जाएगा। मतलब ऊपर में चला गया I1, बीच में चला गया I2, इधर चला गया I3। ये I1 घूम करके यहां आ गया, I2 बीच से होता हुआ सीधे पहुंच गया B पे, और I3 नीचे से होता हुआ कहां आ गया? वापस से B। अब आप क्या देख रहे हैं माय डियर कि B पे क्या हो रहा है? I1, I2, I3 तीनों जाके मिल जा रहे हैं। यहां पे I 3 पार्ट में बट गया है और ये तीनों जाकर के यहां B पे मिल गए, तो क्या बना लिए? I बना लिए, I आ गया। जितना करंट भेजेंगे उतना करंट मिलना चाहिए। अगर आप ऐसा ड्रॉ करते हैं तो आपने करेक्ट ड्रॉ किया है, पहले ही चेक कर लेंगे। अगर आप न्यूमेरिकल सोल्व करते हैं माय डियर, तो फर्स्ट कंडीशन यही है कि पहले आप चेक कीजिए कि जितना करंट आप शुरुआत से इंटर करवाते हैं उतना एग्जिट पे आपको उतना करंट मिलना चाहिए। अगर आपको नहीं मिल रहा है, इसका मतलब आपने गलत करंट ड्रॉ किया हुआ है, और आगे आप चाहे कितना भी कुछ कर लें आपका क्वेश्चन गलत होगा ही होगा। तो आप पहले ही चेक कर लीजिए कि आपने करंट सही ड्रॉ किया है या नहीं। बोला ठीक है सर। ये रहा, यहां पे जो पोटेंशियल होगा वही पोटेंशियल यहां पे, यही पोटेंशियल यहां पे, यानी कि यहां का जो पोटेंशियल होगा वो क्या हो जाएगा? ये एक I1 इजकल टू क्या हो जाएगा? V/R1। अच्छा इसका नाम नहीं लिखा, कोई बात नहीं है। R1 R2, ये रहा R3। I1 इजकल टू V/R1, I2 इजकल टू V/R2 और I3 इजकल टू V/R3। जिन बच्चों को अगर दिखाई नहीं दे रहा होगा वो मैं बोल रहा हूं, सुन के लिख लेंगे। यहाँ का करंट कितना हो जाएगा? I1 इजकल टू V/R1, यहाँ करंट I2 इजकल टू V/R2, और यहाँ पे जो करंट है I3 इजकल टू V/R3। बोला सर सब में वोल्टेज सेम रखा, क्यों? क्योंकि इस पैरेलल में क्या रहता है? सेम रहता है वोल्टेज। तो आपको क्या याद रखना है? वोल्टेज कह लें या पोटेंशियल कह लें, क्या होगा? सेम। बोला क्या अलग रहेगा? हिंदी में लिखने की जरूरत नहीं है, वोल्टेज सेम है, समान है। क्या अलग है? बोला सर करंट क्या है? करंट इज डिफरेंट। बस एक एक लाइन में याद रखेंगे। वोल्टेज क्या है? सेम है, और करंट क्या है? अलग अलग। देख सकते हैं इसमें करंट I1 गया था, इसमें करंट I2 गया था, इसमें करंट I3 गया था। अलग अलग करंट जा रहा है माय डियर। ये 2 बातें आप याद रखेंगे जो बिल्कुल सीरीज का उल्टा है। सीरीज में करंट सेम था, वोल्टेज अलग अलग, पैरेलल में वोल्टेज सेम, करंट अलग अलग।
बोला सर इसके आगे क्या? बोला इक्विवेलेंट ही तो निकालना है मुझे, इक्विवेलेंट निकाल लेंगे। बोला सर इक्विवेलेंट निकालने के लिए हमारे पास तरीका है। कौन सी तरीका है? जो अलग अलग है उसको जोड़ दीजिए। बोला क्या अलग अलग है यहाँ पे? बोला सर करंट अलग अलग है। इसका मतलब करंट को क्या करेंगे? जोड़ देंगे माय डियर। तो करंट को क्या कीजिए आप? जोड़ दीजिए। तो नेट करंट आई हो जाएगा, तो आई इजकल टू I1 प्लस I2 प्लस I3, ये जो रहा नेट करंट आई इजकल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। और I इजकल टू ओम्स लॉ से आप क्या देखते हैं? I इजकल टू सर V/R होता है। तो टोटल करंट I लेंगे तो टोटल वोल्टेज अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, और टोटल रेजिस्टेंस ही तो हमारा समतुल्य है, टोटल रेजिस्टेंस तो हमारा समतुल्य है। तो I इजकल टू टोटल करंट I है, तो टोटल करंट लेंगे तो टोटल वोल्टेज टोटल रेजिस्टेंस लेंगे, तो टोटल वोल्टेज भी है और टोटल रेजिस्टेंस हमारा R इक्विवेलेंट है। बोला ठीक है सर। I1 की जगह पे क्या लिखेंगे? जब I1 लिखेंगे तो V/R1। बोला यहाँ V/R1, V/R2 और V/R3 हो गया। बोला हो गया, सबकी वैल्यू लिख दिया हमने। अब ऊपर में V है और इधर V है, तो V से कॉमन निकलेगा, V से V कैंसिल आउट हो जाएगा। ये पहले आप लिख लेंगे, मिटा दे रहा हूं मैं इसे। इसका मतलब क्या हो गया? V से V कैंसिल आउट हो गया, तो क्या मिला? 1/R इक्विवेलेंट इजकल टू 1/R1, 1/R2, 1/R3 मिल गया माय डियर। ये मिल गया मुझे समतुल्य प्रतिरोध निकालने का फॉर्मूला। किस कॉम्बिनेशन में? पैरेलल कॉम्बिनेशन में। ठीक है माय डियर, तो आज के लिए हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। आशा है आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो देखने के बाद हर जगह अपने फ्रेंड सर्कल में जहाँ भी हो सकता है वीडियो शेयर कीजिए माय डियर। बस वीडियो देख के नोट्स बनाइए, आप कॉपी का रिवीजन कीजिए। 80+ मार्क्स आपका फिक्स है माय डियर।